अच्छा मुझे ये बताना कि जैसे 10-10 दिन तक तुम नहीं सोए, उस समय क्या सोचते थे, माइंड में क्या रहता था? सर उस टाइम मेरे दिमाग में एक चीज हावी हो गई थी कि अपन तो फेलियर हो गए, अपन तो कुछ भी नहीं है। कि जब कोई बच्चा नए सिरे से तैयारी करना शुरू करता है तो मैथ्स के लिए पढ़ने के लिए उसकी सही अप्रोच क्या रहती है? एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके अप्रोच होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि एसएससी के एग्जाम है, सीजीएल या सीएचएसएल या कोई भी और एग्जाम है, तो सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस करके उनके नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। आप जब बार बार किसी चीज़ पे एफर्ट लगाते हो, टाइम देते हो, तो आप अच्छे हो गए ही जरूर। किसी का मैथ का लेवल पहले से भी अच्छा होता है, मान लीजिए कि आपका थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप 2 बार सिलेबस कीजिए, 3 बार कीजिए, रिवीजन कीजिए। आपको बेस्ट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब तो बेस्ट की ही लगनी है। सबसे जरूरी चीज़ है ना सर, आपको ईमानदार रहना पड़ेगा खुद के साथ। क्योंकि आप अगर खुद के साथ ईमानदार नहीं रहोगे तो आप एफर्ट अच्छे से नहीं लगोगे, और जब एफर्ट ही नहीं लगेंगे तो सक्सेस तो मिल ही नहीं सकती। कितने ही रिसोर्सेज से पढ़ लो, इतनी शॉर्ट ट्रिक देख लो, जब एग्जाम में प्रेशर आता है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, तो बेसिक्स ही याद आते हैं। और जिसकी बेसिक्स पे कमांड होगी, स्पीड होगी, उसको कॉन्फिडेंस फील होगा, और जो पेपर में कॉन्फिडेंट रहेगा वही सवाल कर पाएगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग तैयार बैठी है। वैसे भी मुझे लगता है ये जरूरी है कि बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि जब भी कोई नया सवाल आएगा ना तो आपको बेसिक से एक बार तो गुजरना होता उसमें। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ एक बच्चा है जिसका नाम है दीपेश। ये बच्चा है राजस्थान में सवाई माधोपुर से, और इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल 2024 में। पोस्ट का नाम है एएसओ इन सीएसएस। तो दीपेश, आपका स्वागत है भाई। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे सबसे पहले बता कि एएसओ सीएसएस ही तूने क्यों लिया? सर एक्चुअली थोड़ा सबसे पहला जो रीजन रहता है, सेफ है सर। आजकल सब लोग सेफ देखने लग गए। जैसे कैसे? जैसे कि सर घर से पास पड़ता है मेरे, अभी यहाँ से मेरे घर 4 घंटे की दूरी पे है, ट्रांसफर होता नहीं है सर। आप एक सिटी में रह सकते हो सर, तो अगर आगे की लाइफ में देखना चाहते हो, स्टेबिलिटी के हिसाब से बड़ा सेफ है। आपने एक जगह रह रहे हो, उस जगह घर ले लिया, तो आप थोड़ा फैमिली के साथ रह सकते हो। दूसरा, जॉब भी अच्छी है और मिनिस्ट्री में काम करने का मौका मिलता है, वो भी एक है। जो अच्छी कैसे यार, एक ही जगह बैठे बैठे सुबह जाके बैठे कंप्यूटर टेबल के आगे और रात को फिर उठ गए 8 घंटे बाद, तो अच्छी कैसे जो? फिर अच्छी तो सर ये सब ग्रुप बी की तो जितनी भी पोस्ट है मोस्टली सब में ऑलमोस्ट आजकल ऑफिस ही काम रह गया है। कुछ कुछ जॉब्स ऐसी है जिसमें थोड़ा सा फील्ड का भी वर्क है, वरना तो मोस्टली जॉब ऐसी ही हो गई है। इस समय तो मेरे को लगता है मैक्सिमम टाइम तो आपको ऑफिस जॉब ही रहती है। ऑफिस जॉब, और आप लोगों का पब्लिक इंटरेक्शन भी बहुत कम ही रहता है, कम ऑफिसर से ही रहता है, तो बोर नहीं होता यार एक जैसी ड्यूटी करते करते करते? अभी तो सर ने जो ही नहीं किया है तो बोर होने के लिए टाइम नहीं मिला। हाँ, ये चीज तो है। ये मन नहीं करा कि यार, अच्छा रहने वाला ग्रामीण क्षेत्र से है या? नहीं सर, मैं तो प्रॉपर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है शहर से ही हूँ। अच्छा, शहर से। हाँ सर। फिर भी यार राजस्थानी आदमी है, भोकाल खड़ा करने का तो थोड़ा मन में रहा होगा। इंस्पेक्टर। हाँ, इससे पहले सर जो लास्ट था सीजीएल 23 उसमें मैं इंस्पेक्टर ही था सर। अच्छा, तो जीएसटी इंस्पेक्टर था? हाँ सर। और वो छोड़ के तो एएसओ बना? हाँ सर। कारण? सर एक्चुअली मैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर था चेन्नई जोन में पोंडिचेरी में पोस्टेड था सर। अब सर मैं इकल्ला लड़का हूँ सर फैमिली में, और दूर बहुत पड़ता था आने जाने में। अब थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो फैमिली को भी देखना पड़ता है, और जब एक एज बढ़ती जाती है ना तो होता क्या है, फैमिली के पास रहने की बड़ी होती है क्रेविंग। तो मेरे अंदर यही था कि थोड़ा घर के पास रह सके। पोस्ट तो जीएसटी इंस्पेक्टर नो डाउट बहुत अच्छी है, मतलब एसओ सीएसएस से भी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसमें जो थोड़ा दूरी का था वो चीज मुझे थोड़ा परेशान करती थी। तो अभी मैं ही नहीं, मतलब हमारी पूरी कमिश्नरेट में लगभग जो सभी एलिजिबल थे सभी एग्जाम दे रहे थे। अच्छा, जितने भी थे तुम्हारे वाले स्टेट में जीएसटी सारे ट्राई कर रहे थे दोबारा से? या तो जीएसटी मिल जाए नॉर्थ में, या फिर एसओ सीएसएस मिल जाए, या फिर कोई भी पोस्ट जो घर के आसपास रह सके। तो ये थोड़ा जो घर से दूर रहने का है वो था। एक थोड़ा सा मेरी मम्मी हमेशा मुझसे बोलती थी कि बेटा घर के पास आधी मिल जाए और दूर की पूरी मिल जाए, तो आधी ले लो घर के पास, और यहाँ सेम ग्रेड पे था। तो समझ गए भाई, एएसओ वाले हीरो नहीं बनो, ये तुम्हारा प्यार इसलिए है क्योंकि तुम नजदीक हो घर के, बस इसलिए। लेकिन मुझे एक चीज ये बता के जो चेन्नई कमिश्नरेट है उसमें तो एक्साइज इंस्पेक्टर का प्रमोशन बहुत फास्ट है। हाँ सर, वहाँ पे अभी जैसे लगभग 6 साल लगते हैं सुपरिटेंडेंट बनने। अभी मेरी एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, वो गुजरात में है, और गुजरात में 11वां साल चल रहा है, और अभी जीएसटी इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट नहीं बना। सेम कलकत्ता में भी ऐसा ही है। जबकि चेन्नई के जो मेरे स्टूडेंट हैं, जैसे 2014-15 बैच के, उनको सुपरिटेंडेंट बने 5-5, 6-6 साल हो गए हैं। 14 बैच का सुपरिटेंडेंट को बने, अगर वो जनरल कैटेगरी से लगभग 2.5 साल हो गए होंगे। 2.5 साल तो जनरल कैटेगरी वाले भाषण। अगर
थोड़ा रिजर्व कैटेगरी से है तो उनको हो सकता है कि 4 साल हो गए हो। 4। तो हो क्या रहा है कि चेन्नई वाला कमिश्नरेट यहाँ प्रमोशन फास्ट है। अच्छा, दिल्ली वाले कमिश्नरेट में भी, दिल्ली में भी जो जीएसटी है वहां पे प्रमोशन बहुत स्लो हो रखा है। हाँ, अब तो ऐसी हालात है कि 10-10, 11-11 साल तक तो दिल्ली में नहीं आ रहा है प्रमोशन। जी सर। है ना, जीएसटी में। अच्छा, अब अच्छी चीज ये है कि शायद एएसओ में वो कोर्ट केस खत्म हो गया। हाँ है ना, एक बच्चा था, सत्यम नाम करके बच्चा था, वो अभी आईएएस बना है यूपीएससी में। वो उसने पहले यूपी पीसीएस क्लियर किया और वो अथॉरिटी में था जो सबसे कमाई की पोस्टिंग थी, लेकिन उसने उसको भी छोड़ा। उससे पहले वो एएसओ सीएसएस में सिलेक्ट हुआ। तो एएसओ में था, उसके बाद उसने पीसीएस में सिलेक्ट हुआ, लेकिन पीसीएस की जॉब छोड़ के वापसी एएसओ ज्वाइन किया और अब यूपीएससी 2024 में उसका सिलेक्शन हुआ, प्रॉपर आईएएस आईपीएस बना है। तो वो मुझे यही कह रहा था कि सर सीएसएस की जो जॉब है ना, जिसको थोड़ा इंटरेस्ट आने लग जाता है ना थोड़े टाइम में, तो फिर बहुत मजा आता है, करने के लिए बहुत कुछ है वहां पे। बिल्कुल। और बोला कि अभी तो जो पहले प्रमोशन वाला इश्यू रहता था सीएसएस में, बहुत सालों से एक केस पड़ा हुआ था जिसके चार में नहीं थे, लेकिन अब तो डिपार्टमेंटल एग्जाम सीधे शुरू हो गए। एक्चुअली सीएसएस फोरम एक बना हुआ है एसओज का, तो उन लोगों ने थोड़ा फाइट किया है, अब तो बिल्कुल सही हो गया है। जैसे जो मेरे सेक्शन ऑफिसर है अभी, वो 17 बेस से है और उनको लगभग 2 साल हो गए बने एसओ। 2017 में उन्होंने 20 में ज्वाइन किया था सर, और उनको एसओ बने हुए 2 साल हो गए लगभग। फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने निकाल लिया था। एसओ बने हुए? हाँ सर, एएसओ से एसओ बने, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर, वो गजेटेड पोस्ट पे आ गया। और मुझे लगता है कि एसओ से आगे भी प्रमोशन बहुत। हाँ सर, उसके बाद अब क्या होगा, जैसे कि 8 साल बाद अंडर सेक्रेटरी बनते हैं जो कि लेवल 11 होता है, लेकिन जैसे 4 साल जब होंगे तो उनका ग्रुप ए में आ जाएंगे, 5400 लग जाएगा। इसमें लेवल 9 नहीं होता है सर। 5400 जो लेवल 9 जीएसटी में लगता है 4 साल, वो इसमें नहीं होता है, इसमें सीधा लेवल 10 आ जाता है और प्रमोशन के बाद आप लेवल 11 पे आ जाते हो। ये थोड़ा सा जीएसटी से अलग है इसमें। जैसे तुम लगे हो अभी 4600 ग्रेड में पे, ये ग्रेड पे 6 बोला जाता है, लेवल 7। और इसके बाद प्रमोशन होता है एसओ, वो होता है 4800। यस सर, 8 जो लेवल 8 है। लेवल 8 है। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे जीएसटी में आप जब सुपरिटेंडेंट बनते हो तो लेवल 8 पे, लेकिन उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो, वो लेवल 10 होता है। हाँ। और 4 साल जब हो जाते हैं सुपरिटेंडेंट बने हुए, तो आपको एमएससीपी लगता है, तो आप लेवल 9 में आ जाते हो। लेकिन सीएसएस में क्या होता है, लेवल 9 नहीं है, आप सीधा लेवल 10 में आ जाते हो 4 साल बाद। और जब प्रमोशन होता है तो आप लेवल 11 में आ जाते हो, जो कि जीएसटी के डेप्यूटी कमिश्नर के बराबर। कमिश्नर यहाँ थोड़ा सा प्रमोशन में ये चीज, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम जो कि एलडीसी करके होता है टाइम से निकाल लेते हो, तो जीएसटी से काफी बेटर है। ये एलडीसी बेसिकली डिपार्टमेंटल एग्जाम है एएसओ से एसओ शिफ्ट होने के लिए। और अब ये 5 साल की इसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है। 5 साल की रहती। 5 साल सर, जब आप फिर ईयर में होते हो अपियरिंग, तब भी तब दे सकते हैं। और इसमें जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, एक तो आपके सर्विस रूल पूछे जाते हैं। हाँ सर, 2 पॉलिटी। ये सर, पॉलिटी से 2 पेपर होते हैं सर। इसमें पहला पेपर जीएस से रिलेटेड ज्यादा होता है। अच्छा। और दूसरा जो अपने लीव रूल्स हो गए, ट्रेवल अनाउंस हो गए, डीओ लेटर, कैबिनेट नोट वगैरह, जो ऑफिशियल काम होता है उससे रिलेटेड ज्यादा होता है। 2 पेपर्स होते हैं। अभी आप कौन सी मिनिस्ट्री में? मैं सर अभी हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री वही है ना जिसके तहत जितने भी गरीबों को घर दिए जाते हैं? हाँ सर, होते हैं। जो आवास योजनाएं हैं, जो कि मेट्रो जो चल रही है अभी है, जितना भी जो अर्बनाइजेशन होता है कंट्री में। अच्छा, अर्बनाइजेशन वाला भी सारा इसी हाउसिंग भी और अर्बनाइजेशन भी, दोनों इसी में आता है सर। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को घर मिलता है वो भी इसी। एक्चुअली सर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को घर मिलते हैं वो या तो बनाती है सीपीडब्ल्यूडी या एनवीसीसी। जैसे अभी मैं जिस सेक्शन में, हम लोग एनवीसीसी को देखते हैं। अच्छा। मेरा सेक्शन का नाम है पीएच डेस्क, पब्लिक सेक्टर जो होता है। अच्छा। तो उसमें हमारे 3 पीएसयू कंपनियां हैं, तो एनवीसीसी भी उसमें से जो है नवरत्न कंपनी है। तो हम लोगों की जो एनवीसीसी है उसका मेनली काम यही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, और इंडिया में नहीं, बाहर भी। लेकिन बड़ा अच्छा लगा यार तुझसे बात करके दीपेश। कारण क्या है कि मैं बहुत कम ऐसे बच्चे देखता हूँ जो सर्विस में होते हैं एसओ में, लेकिन इतना अवेयर होते हैं चीजों के बारे में, तो वो बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताना कि अभी जो एएसओ स्टार्टिंग में लगता है ट्रेनिंग के बाद, उसका वर्कलोड कैसा रहता है? एक्चुअली सर, एएसओ में क्या है, वर्कलोड है ना, सीट टू सीट डिपेंड करता है। हो सकता है आप सेम मिनिस्ट्री में हो बट आपके सेक्शन में हो वर्कलोड, दूसरे सेक्शन में ना हो, ये सीट टू सीट डिपेंड करता है। और काम क्या करते हैं? काम सर, मेनली जो काम होता है वो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का ही होता है। अच्छा। हाँ सर, जैसे फाइल जैसे पुटअप करना, जैसे आपके सामने कोई फाइल आई है, उसका आपको क्राइटेरिया पता है, स्पेसिफिकेशन पता है, और आपको उसको आगे चलाना है। जैसे कि हमारे एनवीसीसी का कोई प्रपोजल आया है, हमको उसको पुटअप करना है, तो उससे रिलेटेड जो लैंग्वेज होती है हम लोग नोटिंग में लिखते हैं,
और ड्राफ्ट में क्या है, उससे रिलेटेड ड्राफ्ट बनते हैं, लेटर्स जो होते हैं, ठीक। काइंड ऑफ ड्राफ्ट। तो उसमें हमको पुटअप करना होता है। वो जैसे एएसओ स्टार्ट करता है, एएसओ से होते हुए सेक्रेटरी और मिनिस्टर तक जाते हैं। अच्छा, उसकी बेसिक जो ड्राफ्टिंग है वो एएसओ करेगा सर। फिर वो एसओ उसे चेक करेगा और आगे बढ़ाएगा, और इस तरह चेंज वाइज चालू कर सकता ऐसा ही है सर। इसमें जो मेनली काम है वो एएसओ एंड एसओ का ही है। है। एसओ का हाँ, एएसओ का कम होगा, एसओ का ज्यादा होगा। एएसओ सर का ही काम है, लेकिन उनको हेल्प करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एएसओ है। एएसओ है। तो बिकॉज हम लोगों को कम सिखाना भी होता है, तो स्टार्ट में फाइल जो स्टार्टिंग करवाते हैं एएसओ से ही करवाते हैं सर। सिखाते हुए ये करवाते सर ही है, बट जनरली एएसओ ही फाइल स्टार्ट करता है। अच्छा, एक चीज मुझे बताना कि आप लोगों की तो ड्यूटी टाइमिंग फिक्स होगी, हाँ सर, 9:30 to 5:30 के अराउंड। और उसके बाद रोकते नहीं है। कभी कभी सर, जैसे अभी मान लो पार्लियामेंट सेशन चलेगा, काम है तो फिर 12 भी बज जा सकते हैं, 11 भी, ऐसा लोग बताते हैं, सुना है। मैं तो अभी रुका नहीं हूँ, मैं तो मैक्सिमम 7 तक ही रुका हूँ, 6:30 7 तक मैक्सिमम, वो भी कभी कभी बाई चांस। अच्छा, हाँ। और उसके बदले फिर कुछ छूट मिलती है कभी? ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है सर, काम तो मतलब है तो करना पड़ेगा, नहीं है तो आप टाइम से जा सकते हो। जा सकते हैं। और जो एसओ होता है वो तो फिर पूरा खींचा जाता होगा, वो तो रात हाँ सर, एसओ सर जो है उन पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जैसे कि मेरे एसओ सर है, वो सीधा जॉइंट सेक्रेटरी सर तक है कनेक्शन, मतलब जो उनको काम देखना होता है, तो जे सर जिनको काम देते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको जितना हेल्प कर सके अपने एंड से। और एएसओ जो होता है उसका प्रमोशन फिर एसओ बना, एसओ के बाद प्रमोशन अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी के बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी, डेप्यूटी से फिर डायरेक्टर। फिर डायरेक्टर। कोई लोग जो कम एज में ज्वाइन करेंगे वो जॉइंट सेक्रेटरी भी जा सकते हैं। अच्छा, एएसओ जो कम एज में ज्वाइन करेगा वो जेएसबी जाता है। हाँ, जेएसपी। नाइस। तो प्रमोशन वाइज अब हम ये कह सकते हैं कि एएसओ वाला अच्छा हो गया। हाँ, अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम आपने टाइम से निकाल लिया तो फॉर बेटर है। और अगर नहीं निकला तो सर क्या होता है, जैसे कि मान लो आपने फर्स्ट ईयर में नहीं निकाला तो अब नेक्स्ट ईयर दो, 1 साल लेट हो गए आप, वैसे आपके साल थोड़ा पीछे हो जाएंगे, 1 साल आप मतलब एग्जाम क्लियर ही नहीं हुआ कोई डील, तो सर फिर 2-3 साल एक्स्ट्रा लगेंगे। जैसे कि 5 साल की जगह हो सकता है आप 8 साल में जाकर सेक्शन ऑफिसर बनो। ऐसे भी कई केस है। अच्छा, फिर पावर सेम ही रहती है, बदल जाती है? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। आप जब तक एसओ हो, जब आप एसओ बन गए तो एसओ का। नाइस। अच्छा दीपेश, ये बता कि जब 2023 में तेरा जीएसटी इंस्पेक्टर पे सिलेक्शन हुआ और तेरी चेन्नई पोस्टिंग हुई, तो कितने दिन तक रहा तू वहाँ पे? सर एक्चुअली मेरा चेन्नई जोन में पौंडीचेरी कमिश्नरेट में सिलेक्शन हुआ था। पौंडीचेरी बिल्कुल हाँ। लास्ट में जाके चला। नहीं, पौंडीचेरी चेन्नई से तो ज्यादा दूर नहीं है सर, लास्ट में तो ये कन्याकुमारी वगैरह पड़ते हैं। अच्छा, मदुरई जो है, मदुरई में। ये लास्ट पड़ते हैं। पौंडीचेरी तो साउथ में आप मानिए कि सबसे बेस्ट पोस्टिंग है। अच्छा। तो मैं लकी था काफी कि मुझे पौंडीचेरी में पोस्टिंग मिली। और कितने दिन रहा वहाँ पे? लगभग सर मैं 15 महीने रहा सर। 15 महीने रहे। और उसका भी इस सर्विस में फायदा हुआ कि तेरी सीनियरिटी वहां से काउंट? हाँ सर, टेक्निकल रेजिग्नेशन जो मैंने दिया है तो उससे लीव मिली है मुझे, और जो पेंशन का अमाउंट रहता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और इसी बात को दोबारा से बताइए, टेक्निकल रेजिग्नेशन होता क्या है? मतलब सर, टेक्निकल रेजिग्नेशन का मतलब ये हुआ कि आपकी जो जॉब है, आप जो कर रहे हो, सर्विस है, कंटिन्यू है सर। जैसे कि आपके जो पीएफएमएस अकाउंट होता है, एक जो सैलरी वाला अकाउंट है, प्राण नंबर जो पेंशन वाले, एनपीएस या फिर यूपीएस में जो अपना पैसा इकट्ठा होता है, या लीव्स जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाती है सर। अच्छा। और अगर आपने वहाँ पे 2 साल हो गए हैं और कंफर्मेशन एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो आपका जो पे ग्रेड वहाँ है और आप सेम ग्रेड पे में आ रहे हो, जैसे कि आप मान लीजिए कि 48 पे आ गए हो, तो यहाँ 48 से स्टार्ट होगा। या आप अगर लोअर ग्रेड पे भी आते हो, एग्जाम्पल के लिए आप वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थे लेकिन आप यहाँ पे टीए ज्वाइन करते हो, तब भी आपका सेम पे ग्रेड रहेगा। अच्छा, क्योंकि आपका पे प्रोटेक्ट हो गया है। और साथ में एक कंसेप्ट होता है लीन का। आप मान लीजिए कि यहाँ पे ऑडिटर आ गए, जैसा हुआ है वहाँ पे, एक हमारे कलीग थे, तो वो ऑडिटर आ गए थे दिल्ली में, उनको पसंद नहीं आई जॉब, तो वापस चले गए जीएसटी में और उन्होंने ज्वाइन कर लिया जिस इंस्पेक्टर। ये लीन होता है सर। आपको वहाँ पे कंफर्मेशन एग्जाम पास करना हुआ है और 2 साल की सर्विस कंटिन्यू। और ये जो लीन पीरियड रहता है, जैसे मान लो आपने एक्साइज इंस्पेक्टर ज्वाइन किया 2023 में, जीएसटी इंस्पेक्टर पांडिचेरी चेन्नई में, और अब इन बिटवीन आपका हो गया सिलेक्शन एएसओ में। हाँ सर। और अब कितने टाइम तक आप वापसी भी जाना चाहें तो जा सकते हैं? सर एक्चुअली जैसे मेरे केस में तो क्या है, मैं 15 मंथ ही था, तो 2 साल से कम था, तो मैं तो जा नहीं सकता। अच्छा, 2 साल की सर्विस होनी पूरी जरूरी है, तभी वापस जा सकते हैं। और वो वापसी कितने टाइम तक पॉसिबल है? ये सर बिकॉज मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इस बारे में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं 2 ही साल के अंदर जा सकते हैं। उसका लीन पीरियड भी 2 ही साल का होता है। मैंने बहुत सारे लोग देखे, जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मान लीजिए उनका सिलेक्शन हो गया दिल्ली पुलिस में, है ना, और दिल्ली पुलिस में वो कांस्टेबल सिलेक्शन हो गए, और कांस्टेबल सेलेक्ट होने के बाद 2 साल की उनकी सर्विस हो गई, उसके बाद उनका सिलेक्शन हो गया एसएससी के थ्रू, मान लेते हैं ऑडिटर की पोस्ट पे, लेकिन वही मान लेते हैं पोस्टिंग मिल गई महाराष्ट्र या चेन्नई इस तरफ, तो वो 2 साल के अंदर वापसी आ सकता है और दिल्ली पुलिस को या जिस भी डिपार्टमेंट में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लीन पीरियड होता है। और देखिए,
जो आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हैं इसके 3-4 बड़े बड़े फायदे हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि आपकी पे जो है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, जितनी आप पहले ले रहे थे उतनी आपको रहेगी अगर आपने वहां पे 2 साल की सर्विस पूरी की है तो। दूसरा, अगर 2 साल की सर्विस पूरी नहीं भी है तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको हर साल कुछ ईएल मिलती है जिसे अर्न लीव बोलते हैं, और कुछ सीएल मिलती है कैजुअल लीव। तो कैजुअल लीव तो साल में खत्म हो जाती है, लेकिन जो ईएल है वो आपकी जमा होती रहती है, तो वो ईएल ट्रांसफर हो जाती है आपकी अगली सर्विस में। 2 फायदे ही हुआ। तीसरा ये है कि जो आपका पेंशन अकाउंट होता है ना, जो पेंशन में प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसा जमा होता है, तो वो पैसा भी आपका अगली सर्विस में एज इट इज ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, मुझे अभी सवाल ये बता कि जब तुमने 15 महीने वहां नौकरी की चेन्नई में जाके, तो वहां का खाना पीना हवा हर चीज अलग है राजस्थान से तो ना, तो वहां पे फिर पढ़ाई को कैसे कंटिन्यू करते रहे जॉब के साथ साथ? एक्चुअली सर क्या होता था कि जैसे ऑफिस से आए तो आने के बाद घर पे थोड़ा सा तब पढ़ाई करते थे, शाम को थोड़ा सुबह जल्दी उठ के पढ़ते थे, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऑफिस में मान लो कम काम रहा, जैसे कि नए ज्वाइनिंग होते हैं, नए ज्वाइनी थे हम लोग, तो इतना काम का लोड हमारे ऊपर नहीं होता, क्योंकि मैं लकीली मेरे पास ये एक लग्जरी थी कि वहाँ पे एक सीनियर इंस्पेक्टर थे। मैं सर एक्चुअली जीएसटी में रेंज में पोस्टेड था। अच्छा, जैसे रेंज मतलब कि जैसे चौकी होती है पुलिस में, रेंजेज जो होती है वैसे जीएसटी में भी सेम रेंजेज होती है, तो मैं रेंज में पोस्टेड था और एक सीनियर इंस्पेक्टर वहाँ पे थे और वो तैयारी नहीं कर रहे थे। अच्छा, हाँ, उनका था कि यहीं सेटल होना है, तो वो मेरे पास लग्जरी थी, उन्होंने मुझे थोड़ा क्वेश्चन दिया था तैयारी। मैं ऑफिस में भी थोड़ा बहुत पढ़ पाता था, काम भी करता था, थोड़ा पढ़ पाता था, और साथ में घर पे आके पढ़ता था। थोड़ी तकलीफ तो आती है सर, बट बिकॉज मेरे सुपरिटेंडेंट भी बहुत सपोर्टिव थे और साथ में सीनियर इंस्पेक्टर भी बहुत सपोर्टिव थे, तो उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा ऑफिस में भी पढ़ पाया, उन लोगों ने भी मुझे मोटिवेट किया। अच्छा, और एक चीज मुझे बताना, वहां पे जो स्टाफ था वो नॉर्थ इंडियन मिला या वहीं का साउथ का जनरल? मोस्टली सर ये मानिए आपकी 85% तो नॉर्थ इंडियन था, 85%, और अराउंड 15% साउथ इंडियन, जो लोकल पौंडीचेरी या तमिलनाडु के अलग अलग रीजन से लोग थे। और जो बच्चे इस वीडियो को सुन रहे हैं वो ये बात घबराना भी नहीं कि अगर आप मान लीजिए यूपी में किसी डिस्ट्रिक्ट के और आप सोच रहे हैं कि यार हमें चेन्नई नौकरी करनी पड़ेगी, ये बेसिकली ह्यूमन टेंडेंसी होती है। आप जिस जगह 2 साल बिता देंगे ना, वहां से आपको प्यार हो जाएगा। पता नहीं कितने ऐसे मेरे स्टूडेंट हैं जो जैसे महाराष्ट्र, जैसे मैं भी एक्साइज इंस्पेक्टर महाराष्ट्र था, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो महाराष्ट्र जिनका सिलेक्शन हुआ, मतलब ज्वाइनिंग महाराष्ट्र हुई, और अब वो लोग अपनी फैमिली वही सेटल कर गए। तो मैं उनसे जब पूछता हूँ कि भाई तो इधर ट्राई क्यों नहीं करते आने की, अब तो प्रमोशन हो गया तो लोन ट्रांसफर होता है जीएसटी में, तो मैंने कहा लोन ट्रांसफर लेके दिल्ली की साइड आ जाओ। बोले सर नहीं, जब मुंबई महाराष्ट्र में रहते हैं ना तो कुछ खुशबू ही अलग है समुद्र की। वैसे वो बदबू आती है, लेकिन कहते हैं खुशबू है वो। मैं जब गया पहली बार तो जो समुद्र मैंने तभी देखा था, तो बड़ी बदबू आती है। बदबू आती है सर, बहुत गंदा। बैंड स्टैंड में बांद्रा भी जाओगे, शाहरुख खान के घर के बाहर बहुत बदबू आती है, लेकिन वो उसको आती है जो पहली बार जा रहा हुआ है, लेकिन जो आदमी वहीं पे रहता है ना उसको उस चीज की खुशबू आनी शुरू होती है। चेन्नई में भी यही है सर, जो बीचेज है बड़े गंदे। पौंडीचेरी इस मामले में काफी अलग है सर, पौंडीचेरी के बीचेज काफी अच्छे हैं, पौंडीचेरी जगह भी काफी नहीं। वो बदबू का भी कहानी क्या है कि जब कोई आदमी वहां रहने लग जाता है ना, तो धीरे धीरे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कराना स्टार्ट कर देता है। और जब हम फर्स्ट टाइम जाते हैं, हम गए हरियाणा से, राजस्थान से, यूपी से, तो हम दूसरे माइंडसेट से रहते हैं, तो हमें लगता है बदबू, लेकिन वो लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ एक अलग तरीके की खुशबू है इस हवा में, इसलिए हमारा महाराष्ट्र से जाने का मन ही नहीं करता या यहाँ से जाने का मन नहीं करता। ये तो है सर। तो आप जहाँ 2 साल बिता देंगे वो जगह आपकी हो जाती है और आपका मन लगने लग जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बताना कि जो बच्चा सर्विस में है, सर्विस में रहते हुए तैयारी करने में कौन कौन सी दिक्कतें आती? सबसे पहली बात तो सर, जैसे आप जॉब कर रहे हो तो आपको पैसे, जो सैलरी मिल रही है वो काम करने की मिल रही है, तो वो काम तो करना होगा। अब काम आएगा तो टाइम नहीं मिलेगा, टाइम मिलेगा तो आप पढ़ नहीं पाओगे, और सिलेक्शन लेने के लिए तो सर पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि एसएससी में इतना कट थ्रोट कंपटीशन है कि ऐसा तो है नहीं कि केवल एग्जाम देने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ाई करनी पड़ती है काफ़ी। तो काम का वर्कलोड रहता है, कई बार आप ऑफिस में बहुत काम करके आते हैं तो थक भी जाते हैं, तो रूम पे आके पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन ऑप्शन नहीं है, पढ़ाई तो करनी ही होगी आपको। बिल्कुल। तो ये होता है उसमें कि कई बार आपको मतलब रूटीन फॉलो नहीं हो पाता, तो आपको जो वीकेंड मिलते हैं, स्पेशली सैटरडे संडे जो होता है या छुट्टी आ जाती है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने होते हैं। अच्छा, उसमें सिलेबस करना, रिवीजन करना, और एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है कि जो रिपीटर्स रहते हैं, जैसे कि मैं था, तो हम लोगों का काफी कुछ पहले से तैयार होता है, तो हम लोगों को एकदम शुरू से नहीं पढ़ना होता, रिवीजन ज्यादा करना होता है। जैसे कि मैंने जो मैथमेटिक्स तैयार करी थी, शुरू में जब पहले पढ़ना स्टार्ट किया था, तो आपके जो क्लास नोट्स है और आपकी सर जो बुक आया करती थी, प्री मतलब अर्थमेटिक की एक आती थी, एक एडवांस की आती थी, तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके नोट्स बनाना, तो वो नोट्स वगैरह बने होते हैं, तो आप काफी हद तक रिवाइज कर लेते हो। ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स में होता है।
तो ये थोड़ा सा फायदा रहता है रिपीटर्स के लिए। तो देखो यार, इसने बड़ी अच्छी चीज बातें बताई कि अगर कोई बच्चा किसी जॉब में है और फिर दोबारा से तैयारी कर रहा है तो उसके सामने कुछ कुछ समस्याएं आती है। सबसे पहली समस्या तो ये आती है कि उसके अकाउंट में हर महीने तनख्वाह आती है, और जब वो तनख्वाह आती है तो कहीं ना कहीं वो उसको रिलैक्स देती है, और वो बार बार वो सैलरी जो है वो उसके मोटिवेशन में बाधा बनती है दोबारा उतनी ही मेहनत करने के लिए। तो वो एक प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि जिस तनख्वाह को आप हर महीने ले रहे हैं उसके बदले आपको काम भी करना होता है ना, उस वर्क कल्चर को भी ढालना होता है, वहाँ काम भी करना होता है। और तीसरी जो सबसे जरूरी चीज है वो ये कि एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो 24 घंटे स्टूडेंट रहता है, और वो 24 घंटे में वही पूरा स्टूडेंट वाला डिसिप्लिन फॉलो करता है। लेकिन जब आप ऑफिसर लग जाते हैं किसी दूसरे स्टेट में और गवर्नमेंट सैलरी लेने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर का वो स्टूडेंट मर जाता है ना। और जब वो स्टूडेंट मर जाता है तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी भारी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जब 8-9 घंटे आप काम करके आते हैं ना, तो आप इतने थक जाते हैं कि कितना भी मोटिवेटेड हो लेकिन किताब लेके पढ़ने का मन नहीं करता है। अच्छा, मुझे अब ये बता कि 3 ऐसी खूबी बता कि सर जॉब के साथ साथ तैयारी करने में जो आपके अंदर ये अच्छी आदतें थी जिसकी वजह से आप जॉब के साथ साथ तैयारी कर गए। पहली चीज तो सर ये थी ना कि मैं थोड़ा अपने मतलब फैमिली से बहुत ज्यादा क्लोज हूँ। तो जैसे जब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था तो मैं सोचता था कि उनको फैमिली के पास चलना है। यहाँ फैमिली आके रह नहीं सकती। मुझे पता था कि राजस्थान के रहने वाले मेरे पेरेंट्स यहाँ के इल्ले ऊन मून रन ये तो बोल नहीं पाएंगे तमिल। तो जब मेरा थक जाता था, पढ़ने का मन नहीं करता था, तो यही सोच के दोबारा से मैं बैठ जाता था कि पढ़ना है। ये था। सेकंड चीज क्या थी ना सर कि जैसे आप वहाँ रहते हो, जैसे चेन्नई, पौंडीचेरी वगैरह, बहुत अच्छी जगह है सर। वहाँ के लोग भी सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। एनवायरनमेंट भी अच्छा है। आप लोगों को वहाँ पे फ्री, मतलब जितना कि एक थोड़ा मिथ बना हुआ है ऐसा नहीं है सर, बड़ा रेस्पेक्टेड है। मतलब आपको रेस्पेक्ट मिलती है, स्पेशली आप जब जॉब में रहते हो, यूनिफॉर्म में रहते हो, जब 3 स्टार यहाँ होते हैं तो वैसे भी आपको बहुत रेस्पेक्ट। लेकिन होता क्या है ना, आपको ऐसा फील होता है कि यार ये लोग अच्छे हैं पर ये अपने लोग नहीं है। अपने लोग एक्चुअली भारत में सर थोड़ा ऐसा है ना कि विंध्याचल के ऊपर रहोगे ना, थोड़ा अलग कल्चर है, विंध्याचल के नीचे उतर जाओगे थोड़ा अलग कल्चर है। तो मेरा मोटिवेशन जो था मेनली वो ये था कि विंध्याचल के ऊपर चढ़ जाऊं, थोड़ा अपने लैंग्वेज। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, इंग्लिश बोलते थे वहाँ तो ऑफिस में, तमिल या इंग्लिश, तमिल थोड़ी बहुत समझ में आती थी पर बोलते इंग्लिश ही थे। तो कई बार क्या होता था, टैक्स पर जो होता है उसको इंग्लिश नहीं आती थी। मैं रेंज में जाता था, मेरा मेनली काम जो था वो फील्ड का था, बिकॉज हम 2 इंस्पेक्टर्स थे। जो सीनियर इंस्पेक्टर थे वो ऑफिस का काम ज़्यादा देखते थे और मैं फील्ड का देखता था। तो कई बार क्या होता था कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी, अब उसको समझने में बड़ा दिक्कत होती थी। तो कई बार तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे कि लगता था कि कहाँ गए। तो वो जो लैंग्वेज का इशू रहता है ना, तब मन में ऐसा लगता था कि तैयारी करनी, कितनी थक जाओ पर तैयारी कर लिया। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है सर, खाना। अपना खाना जब नहीं मिलता है ना, जब यहाँ एक रोटी 10 रुपए की है और वहाँ 35 रुपए की मिलती है ना सर रोटी, हाँ सर, तो आपको महसूस होता है कि यार अपनी जगह अच्छा रहते है, घर ही चाहे कम ग्रेड पे एक लोअर स्टेप में चल जाएंगे, 4200 में चले जाएंगे, पर चलते हैं। लकीली मैं तो सेम ग्रेड पे में आया। और सर मैं थोड़ा जिस तरीके का इंसान हूँ, कभी भी पैसा मेरा मोटिवेशन नहीं रहा। नहीं, अगर ऐसा होता तो इस बार जैसे मेरी तो अच्छी रैंक है तो एग्जामिनर बॉम्बे वगैरह लेना चाहता, आराम से मिल जाता। लेकिन मेरा फोकस हमेशा पैसा कभी नहीं रहा। मेरा ये था कि थोड़ा रेस्पेक्ट रहे, थोड़ा अपन घर के पास रहे। क्योंकि जैसे मैं बताया, मैं सिंगल लड़का हूँ, फैमिली में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, तो मैं उसको भी समझता हूँ। यही कुछ थे सर मेनली मोटिवेटिंग फैक्टर्स। तो इसने बड़ी अच्छी चीजें बताई कि नौकरी में रहते हुए तैयारी करने के लिए कौन कौन सी चीजें से मोटिवेट करती हैं। जैसे ये था साउथ में चेन्नई, तो इसने पहला पॉइंट बड़ा अच्छा बताया कि जो रोटियां नॉर्थ इंडिया में 10 रुपए की मिलती है वो वहाँ 35 रुपए की मिलती है, और उसमें वो टेस्ट भी नहीं आता सर, बिल्कुल मैदा मिक्स होता है रोटी में, हालत खराब हो जाती है। तो वो दर्द बार बार होता था। तो आदमी को ये लगता था कि चाहे कम ग्रेड पे की जॉब में चले जाओ, लेकिन चले जाओ घर के पास। दूसरा, घर वालों की याद जो बार बार टकराती थी। और तीसरा, भाषा, लैंग्वेज बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब वहाँ काम कर रहे होते हैं तो जैसा इस बच्चे ने कहा कि तमिल में या तो आप तमिल में बोलें या इंग्लिश में बोलें, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो चाहते हैं कि आप कम्युनिकेट करें तमिल में। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी आती थी, घर परिवार की भी याद बहुत अच्छे से आती थी, और खाने की तो बहुत याद आती थी, क्योंकि खाना तो रोज खाना होता है। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब भी आप अपनी प्रीफरेंस फिल करते हैं जॉब के लिए, तो बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको कहाँ सर्विस करनी है। देखिए, हर एक बच्चे का, हर एक बेरोजगार का सबसे पहला टारगेट होता है रोजगार लेना, है ना। दूसरा होता है घर के पास रोजगार लेना।
तो आप कई बार क्या है कि ग्रेड पे को कंसीडर मत किया करो कि कौन सी ग्रुप ए है, कौन सी ग्रुप बी है, कौन सी सी है, इस पे मत जाया करो। ये देखा करो कि घर के नजदीक कौन सी के चांसेस ज्यादा है, तो उसको प्रीफरेंस में डाला करो ताकि आपको इस तरह से परेशान ना होना पड़े। अच्छा, तो फिर तो तुम किसी रेड वेड मारने में गए थे वहां? एक्चुअली सर रेड के लिए अलग सेक्शन होता है, उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव सेक्शन। अच्छा, हाँ, HPO बोलता है, हेड सेक्शन कितने कितने होते हैं? सर ये काफी सेक्शन होते हैं। जैसे कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो रेंज होती है, जिसमें मैं था। रेंज के बाद होता है प्रिवेंटिव। रेंज, प्रिवेंटिव, हाँ। उसके अलावा सर अपील अलग होते हैं। अच्छा, अपील्स जो होती है, अपील्स को देखते हैं। रिव्यू सेक्शन अलग होता है, डिवीजन अलग होते हैं। क्या होता है सर, सबसे पहले जोन होगा, जोन में कमिश्नरेट होगी, कमिश्नरेट में डिवीजन, और डिवीजन में होती है रेंज। तो हेडक्वार्टर में मेनली ज्यादातर सेक्शन होते हैं, कुछ सेक्शन डिवीजन में होते हैं, और फिर आती है रेंज। तो रेंज ऑफिस जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट है, पर रियल काम रेंज में ही नहीं हो। जितने भी लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा वो रेंज से ही मिलता है सर। और आप लोगों का काम क्या रहता था रेंज में? सर मेनली हमारा काम होता है कि जैसे एक रेंज में एरिया बटा हुआ है, जैसे कि मेरा जो एरिया था, जो पौंडीचेरी का है, व्हाइट टाउन एक एरिया है जो फ्रेंच कॉलोनी है सर। अच्छा, हाँ, जिसके लिए पौंडीचेरी फेमस है, जो सबसे वहाँ की लग्जरियस जगह है, वो हमारी रेंज में आता था सर। तो सुपरिटेंडेंट सर इंचार्ज होते हैं, हम लोग तो इंस्पेक्टर उनको असिस्ट करने के लिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस एरिया में जो लोग हैं वो टाइम टाइम पे अपने रिटर्न्स फाइल करते रहे, टैक्स फाइल करते रहे। जो वहाँ के लोग टैक्स फाइल नहीं कर रहे हैं, उनका अमाउंट जमा हो गया है, उन लोगों से हमको टैक्स पे करवाना है। उसके लिए हम लोग उनको शो कॉज नोटिस जारी करते थे। अगर वो नोटिस के बाद पैसे जमा कर देते हैं तो ड्रॉप हो जाते हैं, नहीं तो ऑर्डर बना करते थे सर। ये बनाने के लिए सुपरिटेंडेंट सर होते हैं, और हम लोग उनको असिस्ट करने के लिए होते हैं। साथ में जो नए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं, जैसे कि लिमिट्स होती है कि इतना टारगेट अगर आपका है बिजनेस का, तो आपको वॉलंटरली या तो आप ले लो या फिर आपको लेना ही पड़ेगा, कंपल्शन है। तो वो रजिस्ट्रेशन देखना, उनको रजिस्ट्रेशन अलॉट करना, ये भी सर काम होते हैं। काम होता है। नाइस। अच्छा, मुझे बताना कि अब हम पढ़ाई वाले तरीके पे आते हैं। अभी तक सारी बात चल रही थी कि जॉब कल्चर क्या है और वो सारी चीजें क्या है। अब पढ़ाई पर आते हैं। आपने जो स्कूलिंग खत्म की, या स्कूलिंग के टाइम पे या ग्रेजुएशन के टाइम पे किस समय पे सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, और गवर्नमेंट जॉब में एसएससी में जाना है या राजस्थान स्टेट के एग्जाम में जाना है, कहाँ के लिए सोचा था? एक्चुअली सर जैसे मैं आपको बताया कि राजस्थान से, और हमारा मैं सवाई माधोपुर से, राजस्थान में, वहाँ थोड़ा जो कल्चर है, मतलब मैं जब ट्रेनिंग में था जीएसटी में, तो मेरे डिस्ट्रिक्ट से 6-7 लोग थे। हम लोग जो 80 लोगों का बैच है ट्रेनिंग का, उसमें 6-7 लोग मेरे डिस्ट्रिक्ट के थे हम लोग, जीएसटी वाले टाइम पे। हाँ। अब देख लीजिए, अभी मैं जो एएसओ हूँ, मेरी मिनिस्ट्री में मेरे जो बैच में 50 लोग आए, उसमें से हम 4-5 लोग मेरे डिस्ट्रिक्ट से आए होते। तो आप देख लीजिए कि क्या वहाँ पर अवेयरनेस हो गई, गवर्नमेंट जॉब का माहौल है। तो मेरे भी दिल में यही था, गवर्नमेंट जॉब करनी। एक थोड़ा सा इसको पता नहीं सही है गलत, पर ये था कि गवर्नमेंट जॉब जो करनी है ना, गवर्नमेंट जॉब होनी भी चाहिए, मतलब फील होनी चाहिए। रेलवे की, बैंक की जॉब में मैं इंटरेस्टेड नहीं था सर। थोड़ा सा मुझे ऐसा था कि लगे कि हाँ गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, और एक थोड़ा ऐसा था कि ऑफिसर बन सके। नाइस। इसलिए मैंने सर कभी जो छोटे एग्जाम होते हैं, मतलब मैं ऐसा उनको डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने नहीं दिए सर। मैंने एक बार थोड़ा सा सीजीएल दिया था इंटरेस्ट के साथ, बाकी मैंने नहीं दिया। मेरा फोकस सीजीएल पे ही था सर। 9 दिया। हाँ, रेलवे में मेरा JEN FCI वगैरह में निकल गए, तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ सर, बीटेक है मेरा एजुकेशन में। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे बीटेक करने के टाइम पे लगा कि नहीं, अपन को इंजीनियर नहीं बनना है। तो मेरे जबकि उनके प्री वगैरह निकल गए, पर मेंस देने नहीं गया। मेरे RRB JEN का, FCI JEN के मेंस देने नहीं गया सर। और एक साथ मेरे उस टाइम 5-6 एग्जाम निकले थे, प्री वगैरह निकल गए, किसी का मेंस, किसी का तीसरा राउंड है, पर मैं इंटरेस्टेड नहीं था। थोड़ा मैं SSC में इंटरेस्टेड इसलिए था कि मुझे लगता था कि जॉब अच्छी है, और कुछ हमारे सीनियर्स जो थे, जो कॉलेज के, हाँ, वो लोग भी पहले से सिलेक्टेड थे, तो थोड़ा वो लोग भी मोटिवेट करते थे। और मेरा मेन जो फोकस सर SSC भी नहीं था। शुरू में मेरा मेन फोकस था सिविल सर्विस ही, जो स्टेट PCS होता है। तो मैंने शुरू में उसी की तैयारी स्टार्ट करी थी, और मैं कुछ टाइम तक करता रहा। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हिल जाता है आपका। तब मैंने हमारे फैमिली में एक पापा के रिलेशन में है, वो स्टेट PCS में है, तो उनसे थोड़ा गाइडेंस लिया था। तो उन्होंने मुझे SSC CGL के लिए बताया था। तब मैं CGL की तरफ शिफ्ट हुआ था। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री में अच्छे मार्क्स आए थे, बट एक्चुअली क्या है सर, गाइडेंस की कमी मेरे साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही। मैं पढ़ाई में ठीक था शुरू से, थोड़ा मैं 10th में मेरिट में भी आया था, अच्छी जगह से मैंने बीटेक भी किया है, टॉप कॉलेज से। लेकिन मेरे साथ दिक्कत जो रही कि गाइडेंस नहीं थी सर। तो गाइडेंस की कमी की वजह से मेरे कुछ साल बिगड़े। थोड़ा सा एक होता है कि जब थोड़े पढ़ाई में अच्छे होते हो, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका ओवर आ जाता है। तो आप क्या करते हो, थोड़ा मेहनत तो करते हो, पर एफर्ट थोड़े कम रह जाते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं बाउंड्री पे रहा सर। कभी एक बार मैं 0.3 से रहा, एक बार 2 नंबर से रहा। तो फिर जब मुझे थोड़ा फील हुआ, मैंने दोबारा सोचा, तो मैं थोड़ा स्टेट सर्विसेज की थोड़ा दोबारा झुका। लेकिन करते करते लगा कि नहीं,
अब इतना टाइम अपन ने एसएससी को दे दिया, यहाँ शुरू से स्टार्ट करने में बहुत समय बिगड़ेगा, अपन को दोबारा एसएससी की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए। कुछ मेरे दोस्त भी थे, उन्होंने मुझे ये गाइड किया, तो मैंने दोबारा एसएससी की तैयारी स्टार्ट करी। लेकिन उस टाइम थोड़ा फोकस अच्छा था, हार्डवर्क काफ़ी किया। और एक जो मैंने कमी करी थी, मैं घर पे अपना सेपरेट रूम में एक तैयारी करता था, वो गलत है सर। तैयारी लाइब्रेरी में करनी चाहिए, जहाँ माहौल अच्छा हो, थोड़ा कम्पिटिटिव माहौल हो। क्योंकि जब आप कंपटीशन में रहते हो ना और अच्छे लोगों के साथ रहते हो, तो आपका मेहनत करने का और अपने आप को पुश करने का मन करता है। तो जब मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन किया, मेहनत करने लगा, फिर मेरा 22 सीजीएल में हुआ सिलेक्शन सर, अकाउंटेंट सीएजी में। कहाँ पे आई पोस्टिंग? सर त्रिवेंद्रम में आई थी। उसके बाद सर 23 सीजीएल में पौंडीचेरी में इंस्पेक्टर हुआ था, और 24 में आप इस एएसओ सीएसएस में। तो लगातार अब तेरे सिलेक्शन होने स्टार्ट हो? हाँ सर, 3 बार अभी सीजीएल सेलेक्ट हुआ। और उसके अलावा कोई एग्जाम दिया भी नहीं? नहीं सर, सीजीएल के अलावा मैंने, मतलब लोग कहते थे, पर मेरा फोकस सीजीएल पे ही था। देखो, ये अप्रोच बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आपकी तैयारी का पता नहीं होता कि किस वक्त पे आपकी तैयारी पीक होगी। आपने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी होगी या रील देखी होगी कि आप एक गड्ढा खोदते जा रहे हैं एक हीरे की तलाश में, और आप देखते हैं कि लास्ट में आदमी जब हार मान के छोड़ देता है ना, तो बस इतना सा नीचे हीरा छिपा होता है कि वो इतना और खोद देता तो हीरा निकल जाता है। सरकारी नौकरी सच मायने में इसी चीज का प्रयास है। आप कितनी मेहनत लगातार करते चले जा रहे हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जितनी भी नौकरी मिले, जो जो आपके ऑप्शन, आपकी क्वालिफिकेशन से और आपकी तैयारी में सेट होती है, आप सारी नौकरी के फॉर्म भरिए, सारी नौकरी के एग्जाम भी दीजिए। क्योंकि वक्त का नहीं पता होता कि किस्मत कब चोट मारती है। नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो टॉप पे थे, वो नीचे फिसल गए, है ना। तो किस्मत का कोई भरोसा नहीं होता, पेपर का कोई भरोसा नहीं होता। तो बेटर है कि अपनी तैयारी सारी चीजों के साथ साथ करते रहिए, हर एक एग्जाम को टैकल करिए। अच्छा, एक इस बच्चे ने बड़ी अच्छी चीज बताई कि एम्बियंस का बड़ा फर्क है ना। आपके अगल बगल में अगर ऐसा ग्रुप है जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, तो आप में वो चीज जागती रहेगी। तो आपके अगल बगल में कौन सा ऐसा ग्रुप था जिसकी वजह से आप में कंपटीशन की भावना लगातार बढ़ती चली? एक्चुअली सर, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे अच्छे दोस्त थे, वो पहले से सेलेक्टेड हो गए थे, जो मैं मुझसे पहले। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो अभी सब इंस्पेक्टर है सीवीएन में, जो कंट्रोल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स होता है, वो कोटा में पोस्टेड है, कोटा का ही लड़का है। उसने मुझे सर काफी गाइड किया, थोड़ा मोटिवेट किया। एक दो दोस्त मेरे डिविजनल अकाउंटेंट थे अपने घर के थोड़ा आसपास, उन लोगों ने भी गाइड किया सर। तो उन लोगों से थोड़ा डिस्कस करता था, थोड़ा मेहनत करता था, और थोड़ा सर एक टाइम बाद खुद में भी फायर हो जाती है, अंदर एक फायर होती है कि अपन को कुछ करना है। वो आती लेकिन थोड़े टाइम के बाद है। हाँ सर, थोड़ा मतलब धक्के खाने के बाद आती है। एक टाइम था जब मैं बड़ा डाउन फील हो गया था, तो मुझे लगा कि शायद गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रहा है, प्राइवेट की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। उस टाइम सर फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो मेरे पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा वगैरह, उन्होंने कहा कि दोबारा से पुश करो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से सपोर्ट है, आप अपना प्रेशर मत लो, दोबारा तैयारी करो। वो जो टाइम था सर, फिर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन उस टाइम किया था, तो मैंने दोबारा पुश किया। उस टाइम मैंने थोड़ा भगवान की तरफ भी ज़्यादा शिफ्ट हुआ सर। जैसे कि सर पहले मैं भगवान को मानता तो था, लेकिन उसके बाद मेरा ऐसा हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो मेरा ऐसा हो गया था कि मैं बिल्कुल सोशली भी कट हो गया था, बस पढ़ाई करना है। बस लाइब्रेरी के सामने हनुमान जी का मंदिर था सर। अच्छा। तो बस शाम को हनुमान जी के मंदिर जाना है, आ जाना है, पढ़ाई करनी है, लाइब्रेरी घर मंदिर ऐसा हो गया था। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि भगवान ने, मतलब जैसे मैं थोड़ा नीचे गिर गया था, तो पकड़ के उठा लिया, खड़ा कर दिया। भगवान का रोल भी सर होता है। अब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। मेरा लाइफ में ऐसा है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, जैसे छोटा मोटा जहाँ भी पहुंचा, सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का और भगवान का है सब। नाइस। और कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसमें आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ताकि उस विश्वास से आपको एक उम्मीद बनी रहे कि हाँ, मैं रोज ये काम करता हूँ, ये भक्ति करता हूँ, या रोज अपना एक रूटीन फॉलो करता हूँ। तो उससे क्या है कि धीरे धीरे इंटरनल स्ट्रेंथ आती रहती है। और वो जरूरी, बहुत सारे ऐसे बच्चे आए जिन्होंने कहा कि हम लाइफ में कैसी स्टेज पे आ गए थे पढ़ते। देखिए, ये तो वास्तविकता है कि आज के समय में मतलब बहुत कम बच्चे ही ऐसे हैं जो 6-8 महीने की तैयारी में सलीफर ले रहे हैं। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको लगातार रगड़ना पड़ रहा है, तब जाकर उनका सिलेक्शन हो पाता है, और बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं। जैसे सर अभी आपने बताया था, बिल्कुल सही था। एक ही ऑप्शन लेने में, जैसे मैं सीजीएल की सोच रहा था, हुआ क्या, मैं 20 वाले सीजीएल में रहा बिल्कुल बॉर्डर पे। 21 वाला मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। उस साल नया नया रूल आया था कि चश्मे वाली फोटो, स्पेक्स वाली अपलोड नहीं हुआ है। मुझे पता नहीं, मैंने आते ही दूसरे दिन फॉर्म भर दिया, फॉर्म रिजेक्ट, 1 साल पूरा खराब। हाँ, अब मैं क्या करूं? अब 20, पहले क्या होता था कि एक एग्जाम को 2 साल लगा करते थे, तो 20 तो कंटिन्यू था, तो मुझे ये था कि 20 में लग जाए। अब 20 में रह गया। मैं बॉर्डर पे बिल्कुल डॉक्यूमेंट वगैरह करा लिए, वेरीफाई यहाँ पे सीजीएल में आके, एसएससी ऑफिस में सब कुछ हुआ, लोगों को पता भी चला, थोड़ा हो भी गया, नहीं लगे। वो समय सर इतना खराब था, मतलब मैं, आप मानिए, लगभग 10 दिन तक मेरे को नींद नहीं आई थी रात में।
समझ। इतना मैं थोड़ा टेंशन ले लिया था। वो ही टाइम था जब थोड़ा घर वालों का सपोर्ट, भगवान से मेरी क्लोजनेस बढ़ी। और वो 10 दिनों ने, अगर मैं आज सोचता हूँ कि क्या ऐसा पॉइंट रहा होगा जिसने अपन को, पहले भी तैयारी कर रहे थे, नहीं लग रही थी जॉब, और आज लगी, और एक के बाद एक 3 सील क्लियर हुई, क्या रहा? वो 10 दिन का, वो उस 10 दिनों ने मतलब थोड़ा टर्निंग पॉइंट रहा मेरी लाइफ का। और ये जरूरी है कि आप साइड बाय साइड और फॉर्म भरते रहे, ताकि वो मोटिवेशन बीच बीच में मिलता रहे कि चलो यार ये नहीं तो ये नहीं तो ये। हाँ, ज्यादा ऐसी सिचुएशन आती है, ज्यादा सिंगल एक रास्ते पे चलने में कई बार अगर मान लो वो नहीं हुआ तो ऑप्शन नहीं रहते, और फिर आप कहीं के भी नहीं रहते थे। और आजकल ये बहुत हो रहा है कि जब बच्चा तैयारी करता है ना, तो एक वक्त के बाद सच में अकेला रह जाता है ना। वो 6-8 महीने तो उसको सब यार दोस्त भी साथ देते हैं या परिवार भी कहता है, लेकिन एक वक्त के बाद परिवार भी हर किसी की बिना कहे भी उम्मीद इतनी हो जाती है, और हमारे दिमाग पे हमें बहुत वजन पड़ता है। सोसाइटी का भी बड़ा प्रेशर रह जाता है, जबकि सोसाइटी डायरेक्ट वे में प्रेशर देती नहीं है, लेकिन हम खुद ब खुद इतना फील करने पड़ते हैं। मैं बता रहा था, एक बच्चा था, वो कह रहा था कि सब मतलब काफी डिप्रेशन स्टेज पे चला गया मैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं 3 दिन तक सोया ही नहीं, 3 रातें चली गई, 3 दिन चले गए। मैंने सर 10 दिनों तक नहीं सोया था। डॉक्टर को घर वाले दिखाने ले गए तो मैंने नींद की गोली भी ली, मुझे नींद नहीं सर, नींद की गोली से भी लगातार 10 दिन। अच्छा। हाँ सर, खड़ा रहता था तो मैं ऐसा लगता था कि मतलब अच्छे शक्ति महसूस नहीं हो रही अंदर खड़े रहने की, बैठ जाओ, ऐसी हालत हो गई थी। वो समय ऐसा था, क्योंकि अपन जब क्या है कि थोड़ा सा मेंटल होती है चीजें, अब मेंटली लोड ले लेते हो ना कि यार अपना कुछ नहीं हो रहा, अपन तो फेलियर है, वो चीज बड़ी खराब होती है। तो साला ये दिमाग है ना, बड़ा खतरनाक है। इससे बड़ा राक्षस मैंने भी नहीं देखा है ना। जिस दिन इसने ऐसी तैसी कर दी ना, तो उस दिन हो गई। जैसे हम सुबह मान लो एक्सरसाइज करने निकल रहे हैं, और अगर इसने सिग्नल दे दिया नहीं आज रहने दो, आज थक गए बस इतना, तो उस दिन थक ही गए, फिर शरीर थके ना थके। इसलिए इस पे कंट्रोल करना ना बहुत जरूरी है, और इसके लिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अब मैं इसके लिए बहुत पढ़ रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिल रहा हूँ कि इसको कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि मैंने देखा कि साला पागल है दिमाग। मैं देखता हूँ सर आपके पॉडकास्ट वगैरह जो आते हैं, कई बार मैं देखता हूँ कि अगर 10-10 दिन बच्चा नहीं सो रहा है, तो सिर्फ इसी वजह से तो नहीं सो रहा है, क्योंकि माइंड एक्टिव रह जा रहा है, वो स्विच ऑफ हो ही नहीं पा रहा है जो करना होता है ना। तो इसका बड़ा रोल होता है, और ऐसी सिचुएशन में बहुत जरूरी है कि कोई एक ऐसी अदृश्य शक्ति हो जिसमें आपका विश्वास हो, जिसके ऊपर आप अपना सारा वजन निकाल के और उसके ऊपर टांग दें। तो एक बच्चे ने कहा कि मैं प्रेमानंद महाराज जी की रोज सुबह सुनता था। हाँ सर। तो उससे क्या होता था, बोला कि मेरा जितना भी वजन होता था मैं उनकी बातों के अनुसार उनके ऊपर डाल देता था, सेम मेरा रिलैक्स हो जाता था। मैं भी उस टाइम प्रेमानंद जी को ही सुनता था। मतलब प्रेमानंद जी तो ऐसा लगता है कि मतलब इंसान से तो बढ़ के भगवान की तरफ इतना हो गया, लगता है कभी कभी तो वही भगवान है। प्रेमानंद जी को सुन के ऐसा लगता था कि हाँ, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सुन नहीं पा रहा हूँ उसको। क्या चीज ऐसी लगती है तुम्हें जो प्रेमानंद जी की बहुत अच्छी? पता नहीं सर, वो कुछ भी बोलते हैं ना तो करने का मन करता है, विश्वास करने का मन करता है कि हाँ ये कह रहे तो सही होगा, हिम्मत सी आ जाती है सर। जैसे आपको बड़ा डाउन फील हो रहा है, हाँ। लेकिन उन्होंने बोल दिया, आप उनकी वाणी सुनते हो तो पता नहीं क्या होता है, शक्ति सी आ जाती है, हिम्मत सी आ जाती है, आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, भगवान है, भगवान है। एक सर मेरे फादर जो मुझसे एक चीज बोला करते थे बार बार, जो कि मैंने भी फील किया, वो बोलते थे कि प्रारब्धिक चीज होती है। क्या चीज? प्रारब्ध होती है सर। अच्छा। जो कि प्रेमानंद जी भी काफी बार बोलते हैं। तो वो फादर जब बोलते थे तो मैं इतना ध्यान से नहीं सुनता था। जब प्रेमानंद जी ने बोला तो मुझे विश्वास हुआ। वो बोलते प्रेमानंद जी की क्या होता है, अपने ये जन्म पहला जन्म तो है नहीं, इससे पहले के भी कुछ जन्म रहे तो अपने बहुत सारे जन्म के कर्म रहते हैं ना, कार्मिक अकाउंट होता है, हट्टा होते रहते हैं, अच्छे और बुरे। अब जब बुरे वाले खत्म होंगे, अच्छे स्टार्ट होंगे, तो कई बार आप फुल एफर्ट लगाते हो ना, तब भी कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि बुरे वाले चल रहे हैं। और जब अच्छे स्टार्ट होंगे, जैसे मेरे हुए शायद, तब भी देखिए एक जो लड़का 3 सीजीएल में फेल हुआ और चौथा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, वही लगातार 3 में कैसे सेलेक्ट हो गया। सच बात है। तो उसको भरने का क्या तरीका है? उसको पता नहीं सर, ये भी मैं भी नहीं बनता। बस ये अच्छे कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, अपने हाथ में क्या ही है। अपने हाथ में क्या ही है। हाँ, मैंने प्रेमानंद जी की कई बातें सुनी। उन्होंने एक बार कहा था कि बुरे कर्म आपने जो पिछले जन्म में किए होंगे उसका फल तो आपको भोगना होता है। राधा राम, हाँ नाम है सीताराम, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था कि अगर आप ये लगातार बोलते रहते हैं तो पुराने जो पाप हैं वो धीरे धीरे घटते हैं। और हम तो पापी हैं यार। अरे नहीं सर, आपने तो बड़े पाप किए होंगे पिछले जन्म में, पता नहीं कहाँ जन्म। बहुत लोगों के लिए सर प्रेरणा स्रोत हो, जैसे आपकी खुद की एक जर्नी रही है बिल्कुल संघर्ष वाली। बहुत लोग, हम लोग भी, जिसमें आपको देख के बहुत मोटिवेट होते थे। आज आपके सामने बैठे बहुत बड़ी चीजें तैयारी स्टार्ट करी थी तो आपके क्लास नोट्स पढ़ते थे, आपकी बुक्स वगैरह सोल्व करते थे, आपकी वीडियो देखते थे। आपका जो पढ़ाने का तरीका है, इतना बेसिक से पढ़ाते हो। हर किसी का मैथ में लेवल अच्छा नहीं होता है, लेकिन आपसे पढ़ के हर किसी का मैथ का लेवल अच्छा हो जाता है। वो आपका पढ़ाने का जो टीचिंग है वो बहुत अच्छा है सर।
नहीं, और हम इस चीज को भी देख रहे हैं कि यार आपको अल्टीमेटली आपके कर्मों का फल तो मिलना है, तो कोशिश करिए कि पुराने कर्म जैसे भी रहे हो अब कुछ अच्छा किया जाए, ताकि वो अकाउंट जो नेगेटिव, देखो जितने भी नेगेटिव एक गिलास में भरे हुए हैं वो तो धीरे धीरे उनका फल हमें मिलता जा रहा है, हम कहीं ना कहीं लटकते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं जीवन में, कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। लेकिन साइड बाय साइड अगर अच्छे कर्म करते चले जाएंगे तो कभी ना कभी वो गिलास खाली होगा और अच्छे कर्मों का गिलास भरेगा और फिर हमारा अच्छा होगा। नहीं सर, बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, मुझे ये बताना कि जैसे 10-10 दिन तक तुम नहीं सोए, उस समय क्या सोचते थे, माइंड में क्या रहता था? सर उस टाइम मेरे दिमाग में एक चीज हावी हो गई थी कि अपन तो फेलियर हो गए, अपन तो कुछ भी नहीं है। मतलब क्या है सर, जैसे कोई लड़का या लड़की स्टूडेंट जब काफी इंटेलिजेंट रहो पढ़े, जिससे मैं 10th में मेरिट में आया था, अच्छे कॉलेज से पढ़ा था, तो सोसाइटी में एक था कि इसका तो हो जाएगा, इसकी लग जाएगी जॉब। अपने इन जनरल सोसाइटी में सक्सेसफुल होने की परिभाषा यही कि जॉब लग जाए, जो जनरली एक कंसेप्ट है, मतलब लोगों के दिमाग में मिथ है, जरूरी नहीं है हालांकि, तो एक रहता है। अब उसमें आप तैयारी किए जा रहे हो, घर वालों का भी सपोर्ट है, सपोर्ट कर रहे हैं। कभी मेरे फादर या मदर ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बोलते नहीं, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट के, समझदार है, कुछ अच्छा ही कर रहा है। लेकिन फिर होता जाता है, आप फेल हो गए एक बार। अब जैसे नॉर्मलाइजेशन वाला मेरे साथ भी हुआ, 19 वाले सीजीएल में घटना घट गई। 18 तारीख को हमारा भी पेपर था, हमारे भी नंबर घट गए और बिल्कुल वो जो थ्रेशोल्ड था उसे 1-2 नंबर ही पीछे थे, तो 22 नंबर माइनस हो गए और रह गए। 18th वाले सीजन में सर मेरे पास बहुत अच्छा मौका था, पहला जो मैंने अटेम्प्ट दिया, मेरे प्री में 170 प्लस नंबर थे। नाइस। हुआ क्या सर, मेरे रो स्कोर आया 137। तो मैं एक लोकल कोचिंग में पता करने गया जयपुर में कि मेरे इतने नंबर आए, पहली बार नॉर्मलाइजेशन होना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है और मेरे सीएचएसएल में 160 प्लस आ रहे हैं, बस आप मुझे इतना सा गाइड कर दो कि अभी मुझे जॉब चाहिए पहले, तो किस जॉब के लिए मुझे जाना, किस वाले एग्जाम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेंस दोनों का एक ही मंथ में था। अब उन लोगों ने क्या कहा कि सीएचएसएल की तरफ जाना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन तो 5-7 नंबर बढ़ेंगे आपके, वहाँ तो आपके बहुत ज्यादा नंबर है। और अब नॉर्मलाइजेशन पहले सर एसएससी का इतना गंदा तरीका था कि जैसे आज पेपर है उसके 15 दिन पहले रिजल्ट आता था प्री का, नॉर्मलाइज स्कोर वगैरह। अब प्री के 15 दिन पहले पता चल रहे हैं आपको कि आपके नंबर तो 170-180 के अराउंड आ गए। तो मेंस की तैयारी आप उस फोकस से नहीं कर पा रहे, अब और भी एग्जाम कर रहे हो। उसी टाइम मेरा 2-3 और एग्जाम निकले हुए थे प्री के, तो मैं सबके साथ मेंस की तैयारी कर रहा था, तो रह गया। फिर दुख हुआ थोड़ा, मैं समझा, तो मैंने 19 वाले सीजीएल में क्या किया, सोचा कि अपन ऐसा करते हैं कि एसएससी पे फोकस करते हैं सीजीएल पे। तो 18 वाला जो सीएचएसएल था, जो अभी तक टाइपिंग नहीं हुई थी, 10 महीने अटके पड़े थे, उसकी टाइपिंग कब आती, 19 वाले मेंस के 2 दिन बाद। अच्छा, तो उसकी टाइपिंग छोड़ दी, ताकि जिस टाइपिंग के डिस्क्रिप्टिव के खाते सीजीएल 18 का मेन ढंग से नहीं किया था, उसकी टाइपिंग छोड़नी पड़ेगी 19 मेंस के लिए, लेकिन 19 में नॉर्मलाइजेशन में रह गए। ऐसे होता है, 20 में हो गया, सब कुछ सही था, लेकिन थोड़ा सा शायद कुछ कमी रही कि डिस्क्रिप्टिव में बड़े कम नंबर आए सर। पहले डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था टियर 3, तो 30-40 के बीच में कुछ नंबर थे, और बॉर्डर पे बिल्कुल रह गया सर, डीवी वगैरह का गया। किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ थी, जर्नी चली, मतलब डाउनफॉल होता चला गया। फिर थोड़ा सा गिर के खड़े हुए, भगवान की कृपा रही, थोड़ा मम्मी पापा का सब आशीर्वाद, 22-23-24 अभी। और मेन काम है कि आप लगातार कंटिन्यू रहें। और मैं भी अभी इसी चीज के ऊपर काफी रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो 1-2 लोगों की मैंने वीडियो सुनी जो काफी अच्छा बताते हैं इस चीज में। उन्होंने कहा है कि आप वीक में, मैं ये सब स्टूडेंट को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी स्टेज आए, क्योंकि बड़ी खतरनाक सिचुएशन होती है कि जब आपको नींद नहीं आ रही है या बहुत ओवर थिंक करने लग रहे हैं। वैसे तो इस हैबिट को आप रोज करिए, मैं नहीं, खुद भी नहीं कर पा रहा हूँ रोज तो, लेकिन मैं हर वीक में कर रहा हूँ। शायद पॉसिबल हो तो कर पाइए कि कोई भी बाथरूम में एक टब वगैरह होगा, उस टब को पानी से भरिए और उसमें थोड़ा सा बर्फ वगैरह डाल दीजिए, और बर्फ डाल के और आप उसमें बैठिए। कोशिश करिए कि अपने गांव के बच्चे तो आराम से कर ही सकते हैं, गांव में जब पानी देते हैं खेत वेत में, तो वहाँ खीर बनी होती है, उस खीर में एक आध बर्फ की सीली सप्ते में एक बार 2-4-5 यार दोस्त मिलके 100-150 की आई वो डाल दो, और उसमें कोशिश करिए जितना देर रुक सके, बहुत ज्यादा देर नहीं, लेकिन 10-12 मिनट के लिए रुकिए, और आंख बंद करके ये बीच वाली उंगली इस तरह से पकड़ के और ओम ओम करने की कोशिश करिए। देखिए ये चीज है ना, ये 24 घंटे एक्टिव रहती है, 365 दिन एक्टिव रहता है। इसको जिस दिन हम रेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से प्ले करता है। तो कोशिश करिए कि वीक में एक दिन आप इस क्रिया को अपनाएं कि बिल्कुल बर्फ का पानी है, बिल्कुल ठंडा पानी है, आप आलती पालती मार के बैठ गए और शांति से बस अपने सांस पे ध्यान दे रहे हैं। अगर वीक में एक भी दिन करेंगे, चूंकि मैं अभी कर रहा हूं, मैं उस स्टेज पे तो नहीं पहुंचा हूं जहां बिल्कुल मैं शून्य कर दूं, लेकिन मैंने बहुत कुछ अचीव किया है कि जब आप वो करके उठते हैं ना, तो आप चीजों की समझने की जो गति है वो बहुत तेज हो चुकी होती है, और उससे क्या होता है, आपका खाने पीने का मेटाबॉलिज्म भी बहुत बढ़ता है, और
सबसे अच्छी चीज आपके दिमाग में नए आइडिया आते हैं, यूनिक आइडिया आते हैं, तो आप इस काम को कर सकते हैं जो बच्चा करना चाहे, जिनके पास ये सामर्थ्य हो। अच्छा दीपेश, मुझे इस सवाल का जवाब देना कि आप तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हो, तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा इंग्लिश को कवर कैसे करता है सीजीएल के लिए? सर सबके थोड़ा इंग्लिश का लेवल अलग होता है। जैसे कि एजुकेशन जो होती है 10th या 12th तक की, उसका बड़ा रोल रहता है सर। कई बच्चे जो होते हैं वो अच्छे स्कूलिंग होती है तो उनकी इंग्लिश पहले से अच्छी होती है। बिकॉज एसएससी में जो इंग्लिश आती है इन जनरल, अभी तो थोड़ा लेवल बढ़ गया है, पहले जो इंग्लिश आती थी पुराने पैटर्न में वो तो बिल्कुल सर मतलब नॉर्मल लेवल था। तो अगर किसी की स्कूलिंग अच्छी हुई है तो उसका इंग्लिश का लेवल अच्छा होता है। लेकिन जैसे मैं राजस्थान से हूँ और राजस्थान प्राइवेट नहीं, मैं सर प्राइवेट से पढ़ा हूँ, लेकिन राजस्थान, बिहार और यूपी के लड़कों की जनरली इंग्लिश को लेकर थोड़ी सी समस्या रहती है। हालांकि मैं उसमें से नहीं था सर, मैं थोड़ा इंग्लिश में शुरू से अच्छा था। मेरे इंग्लिश में शुरू से अच्छे मार्क्स आते। इस बार भी मेरे 131 है 135 में से। इंग्लिश थोड़ी मेरी ठीक थी जय, ठीक, इतना मुझे इंग्लिश ने परेशान नहीं किया सर। अच्छा, मुझे एक चीज की सलाह देना बच्चों के लिए कि जब कोई बच्चा नए सिरे से तैयारी करना शुरू करता है तो मैथ्स के लिए पढ़ने के लिए उसकी सही अप्रोच क्या रहती है? क्योंकि आपने 3-4 बार मतलब असफलता देखी और उसके बाद फिर लगातार आपने 3-4 बार सफलता देखी, तो उस नजरिए से बताना कि बिल्कुल स्टार्टिंग पे जो पहला पॉइंट है वहां पे बच्चा कौन सी अप्रोच इस्तेमाल करे। सबसे पहले तो सर एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके अप्रोच होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि एसएससी के एग्जाम है, सीजीएल या सीएचएसएल या कोई भी और एग्जाम है, तो सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस के बाद देखना चाहिए क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है, क्या लेवल है, उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस देखा। फिर एक अच्छे से मेंटर को, अगर आप सेल्फ करना चाहते हो तो अलग चीज़ है, लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एक मेंटर होना चाहिए, कोई भी एक मेंटर हो। आजकल तो 3-4-5 अच्छे टीचर्स अवेलेबल है मार्केट में, और भी कई लोग हैं, अब कहीं भी कर, बहुत सारा हाँ अवेलेबल। और जैसे कि मैंने भी सेल्फ ही करा है, ऑनलाइन ही देखा है आप लोगों को, तो आजकल तो पैसा भी ज्यादा नहीं लगता है, बहुत सस्ता हो गया है सबको ना। आप लोगों को जैसे तो करियर विल ने तो स्पेशली रेवोल्यूशन ही ला दिया है। थैंक यू। तो ये तो है कि आप बहुत सस्ते में आजकल आपके पास अवेलेबल है। जो एक टाइम पे जब हमने तैयारी स्टार्ट करी थी तो जो दिल्ली में आ नहीं सकते थे और वो मतलब बहुत बड़ी चीज होती थी, तो हम लोग तरसते थे कि हम लोगों के पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। लेकिन आज हर बच्चे के पास वो रिसोर्सेज है, तो शायद उन लोगों को उसकी कीमत पता ना हो, बट हम पुराने बच्चे, हमें उसकी कीमत पता है। तो सबसे पहले एक मेंटर अच्छे से उनको फॉलो करें, उनके गाइडेंस में पूरा सिलेबस अच्छे से करें, सिलेबस करके उनके नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। आप जब बार बार किसी चीज पे एफर्ट लगाते हो, टाइम देते हो, तो आप अच्छे हो गए ही सही। किसी का मैथ का लेवल पहले से भी अच्छा होता है, मान लीजिए कि आपका थोड़ा अच्छा नहीं है, तो आप 2 बार सिलेबस कीजिए, 3 बार कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपको बेस्ट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जॉब तो बेस्ट की ही लगनी है। और बिना पढ़े तो उसके सिलेक्शन होगा नहीं। और आपको हर एक चीज पे आज के समय में देखो, प्रीलिम्स में अगर बच्चा 160 नंबर लेके आ रहा है तो सेफ स्कोर हो रहा है, तो 160 लाने का मतलब है कि आपको चारों ही सब्जेक्ट में अच्छा होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक चीज को छोड़ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है ना सर, आपको ईमानदार रहना पड़ेगा खुद के साथ। क्योंकि आप अगर खुद के साथ ईमानदार नहीं रहोगे तो आप एफर्ट अच्छे से नहीं लगाओगे, और जब एफर्ट ही नहीं लगेंगे तो सक्सेस तो मिल ही नहीं सकती। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताना कि आज के समय में बच्चे के साथ एक समस्या आ रही है, और आप, मुझे लगता है वो समस्या आपके साथ भी रही होगी, क्योंकि आपने अपनी जर्नी में बहुत सारी असफलताएं देखी और फिर 3-4 सिलेक्शन लेके दिए, कि आज के समय में देखिए ऑफलाइन टाइम में और ऑनलाइन टाइम में एक डिफरेंस है। ऑफलाइन में क्या थे कि रिसोर्सेज एक्स्ट्रा नहीं थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, आप उसी पे फोकस रहते थे तो जल्दी सिलेक्शन ले लेते थे। अब क्या है कि हर एक नई वीडियो आपको नया रिसोर्स प्रोवाइड करा देती है। अब मार्केट में इतनी सारी बुक्स आ गई हैं, इतना सारा कंटेंट अवेलेबल हो गया, और कहीं ना कहीं बच्चे के लिए मतलब बहुत जरूरी है कि वो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज से काम करे, क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज कर लेगा तो किसी भी चीज को कंप्लीट नहीं कर पाए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, कितने ही रिसोर्सेज से पढ़ लो, कितनी शॉर्ट ट्रिक देख लो, जब एग्जाम में प्रेशर आता है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, तो बेसिक्स ही याद आते हैं। और जिसकी बेसिक्स पे कमांड होगी, स्पीड होगी, उसको कॉन्फिडेंस फील होगा, और जो पेपर में कॉन्फिडेंट रहेगा वही सवाल कर पाएगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग तैयार बैठ रह सकती है। और ये ऑफ कैमरा या ऑन कैमरा मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि बात बिल्कुल 100% जेन्युइन है। देखिए, टीचर के पास है ना बहुत टाइम होता है, जब आपका पेपर हो जाता है और आंसर की जब टीचर के पास आती है ना, तो टीचर उस पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर देता है, एक एक क्वेश्चन पे 2-2, 3-3, 4-4 मिनट, और फिर जाके वो उसमें कोई बेस्ट अप्रोच लाता है। अगर टीचर को भी फर्स्ट टाइम दे दिया जाए ना, तो शायद हर सवाल में वो भी बेस्ट अप्रोच नहीं ला पाएगा। टीचर्स तो अपने आर्ट के मास्टर है, और स्पेसिफिकली उनको एक ही आर्ट पे मास्टरी करनी है, बट स्टूडेंट को 4
आजकल तो कंप्यूटर भी बहुत लोगों को फेल कर रहा है, तो 5 सब्जेक्ट में मास्टरी करनी पड़ रही। तो टीचर्स का अलग क्राइटेरिया है, आपको खुद के लिए देखना होगा। तो आपको बेसिक्स पे पूरा फोकस रखना होगा कि आपके बेसिक्स सॉलिड हो, और बेसिक्स का मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियरिटी है ना वो जानदार रहे, रटा हुआ काम नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट बताना, और अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं ASO जो बच्चा बना हुआ है या GST इंस्पेक्टर जो बच्चा बना हुआ उससे, तो आप अपने कमेंट्स में वो सवाल दीजिए ताकि हम आने वाले बच्चों से उन बारे में पूछ के। नमस्कार और आपका भी स्वागत। थैंक्स।